अस्सलाम वालेकुम जी। जोर का जोर देखने वालों को हाफिज़ मोहम्मद इमरान खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तान टीम की T20 मैचों की सीरीज़ आज न्यूजीलैंड में इख्तिताम पजीर हुई है और इसका नतीजा रहा है 4-1, यानी कि 4 मैचेस जीते हैं मेज़बान टीम ने और 1 मैच में फ़तह हासिल की है मेहमान टीम ने, जो कि पाकिस्तान की टीम थी। इसके बाद अब पाकिस्तान ने वहाँ पर वनडे मैचेस खेलने हैं, लेकिन इन 4 मैचेस में एक चीज़ बहुत वाज़ेह अंदाज में साबित हुई है, वो ये कि पाकिस्तान कहीं भी मैच में नज़र नहीं आया उस मैच में जो उन्होंने हारे हैं। दूर दूर से मैचेस जीते हैं न्यूजीलैंड ने, जो कि आपकी सलाहियतों के ऊपर खालिस्तन एक सवालिया निशान है और उसके साथ साथ आपकी सलाहियत के ऊपर भी सवालिया निशान है, सिलेक्शन के ऊपर भी सवालिया निशान है, आपके प्रोसेस पर सवालिया निशान है। ये क्या, इन तमाम क्या चीज़ें ज़ाहिर कर रही हैं मुसलसल नाकामियाँ? क्या पाकिस्तान इससे बाहर निकल सकता है या नहीं निकल सकता? और उसके बाद कप्तान की गुफ्तगू सुनते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये नई टीम है, ये आगे अच्छा खेलेंगे और कुछ उनको मस्बत चीज़ें हमें इसमें नज़र आएंगी। क्या मस्बत है, इसमें बात करेंगे। हमारे साथ क्रिकेट कमेंटेटर राजा असद अली खान साहब मौजूद हैं। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हाफिज़ इमरान साहब। कोई मस्बत चीज़ भी है इसमें, माँ सिवाय इसके कि हम दूर दूर से हारे हैं? ये जो आपने कप्तान साहब की बात की है, फिर हमारे जो हेड कोच हैं, अबूरी हेड कोच हैं, उनकी झूठी तसल्लियों के फ़रेब दे रहे हैं ये। और ये देखें, ये टोटल फिर आज फिर हमारे क्रिकेट की मकबूलियत को, हमारे इदारे को, हमारे क्रिकेट को एक सजीद धचका लगा है। और मैं अब इस नतीजे पर पहुंचूं कि आप मत देखें इनके ट्रैक रिकॉर्ड, इनका नेशनल T20 में क्या परफॉर्मेंस है, फर्स्ट क्लास की क्या परफॉर्मेंस है। ये तो इसका ताल्लुक इन चीज़ों के साथ जो आज हुआ है। मिसाल के तौर बॉडी लैंग्वेज देखिए आप गेंद को बल्ले से खेलने से आ रही है बावजूद कोशिश के भी या जगराते करते रहते हैं या माहौल ऐसा है हा 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 ही हु। देखें, ये चीज़ें सुधरने वाली नहीं है। मैं आपको तो ये माहौल ऐसा हो गया हुआ है। और दूसरा, अब आप इस चीज़ को भूल जाएं कि ये जो अभी आपने जिक्र भी किया था कि ये हम T20 या वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, क्या खाक तैयारी कर रहे हैं? और शाख नाजुक पे जो आशियाना होगा, ना पायदार होगा, ये है वो। आप ये मैंने सारी लिस्ट लिखी हुई, इनकी परफॉर्मेंस देखें, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, आज फील्डिंग के दौरान देखें। अभी कितनी तकरीर की एक जनाब हज़रत हारिस रऊफ़ी, जो कि हमारे मेन स्ट्राइक बॉलर हैं, कि जनाब 10-15 मौके दें। आप नहीं दे सकते, इनको नहीं दे सकते। तो कप्तान भी कह रहा है ना, यही लड़के आगे जाके परफॉर्म करेंगे। कहाँ करेंगे? अच्छा देखिए, ना इनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, ना इनकी बॉडी अच्छा, ये आगे जाकर परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर कंडीशंस का उन्होंने बहुत जिक्र किया। अब्दुल रऊफ साहब टेस्ट फास्ट बॉलर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अब्दुल रऊफ साहब, कंडीशंस अगर न्यूजीलैंड की मुश्किल हैं तो कंडीशंस क्या पाकिस्तान में भी मुश्किल थी? क्योंकि न्यूजीलैंड तो पाकिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ जीत कर चला गया है। तो न्यूजीलैंड की किन कंडीशंस का सलमान अली आगा जिक्र कर रहे हैं कि बहुत मुश्किल थी? और अगर बैटिंग के लिए मुश्किल थी तो क्या बॉलर्स के लिए भी मुश्किल थी? और उनके बॉलर्स के लिए क्यों मुश्किल नहीं थी? उनके बैट्समैनों के लिए क्यों मुश्किल नहीं थी? अगर कंडीशंस बॉलिंग के लिए फेवरेबल थी तो पाकिस्तान फ़ायदा क्यों नहीं उठा पाया? देखिए, मेरा ख्याल है कि अब वो कहते हैं ना कि आप पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुगी थे। तो मेरा ख्याल है कि अब ऊपर पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है। इनका पूरा जो सिस्टम है उसकी ओवरऑलिंग की जरूरत थी, जो ये नहीं कर सके। और फिर बार बार की जो चेंजिंग इनकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की में, और उसके बाद जो कोचिंग स्टाफ है, इनकम्पिटेंट लोगों को यहाँ पर मिलाते रहे। यहाँ पे कोई एजुकेशन नहीं थी, कोई विजन नहीं था। ये जो साबका प्लेयर्स ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आते रहे हैं, ये अपनी जो चिकनी चुपड़ी बातें थी उनसे, ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन होते थे, जिनको क्रिकेट का बिल्कुल किसी किस्म का नॉलेज नहीं होता था, ना डीप रूट्स थी, उनको वो मुसलसल बेवकूफ़ बनाते रहे और कहते रहे कि हम पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर लेकर चले जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मगर बेसिकली वो अपना एक उन्होंने नजरिया बनाया हुआ था अपनी कमाई का, अपनी दिहाड़ी लगाने का, और वो आते थे और चले जाते थे। तो उससे अब देखें कि पाकिस्तान क्रिकेट एक मुकम्मल जो डिजास्टर है उसका शिकार हो चुकी है। ना कि आगे नजर आ रही है, एक कदम आगे जाते हैं, 10 कदम पीछे आ जाते हैं। कोई इनका विजन नहीं है, कोई इनकी डायरेक्शन नहीं है, कोई समझ नहीं है, कोई इनको पता नहीं है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्या होती है, किस प्लानिंग पे चलना है, कौन से फॉर्मेट में किस प्लेयर को खिलाना है, किसको नहीं खिलाना है। तो फिर उसका एंड रिजल्ट यही डिजास्टर की शक्ल में निकलेगा। अब्दुल रऊफ साहब, कता कलामे की इजाज़त चाहूँगा, लेकिन विजन से मुराद जब हम लेते हैं तो सबसे पहले क्या वहाँ पर क्रिकेटर्स मौजूद हैं, क्रिकेट के फैसले करने वाले? तो फिर जब ये देखते हैं तो सिलेक्शन कमेटी में सारे क्रिकेटर्स हैं, आकिब जावेद, असद शफीक, अजहर अली, अलीम डार, ये सारे क्रिकेटर्स हैं। अगर हम अपनी नेशनल क्रिकेट अकेडमी में देखते हैं, वहाँ पर भी क्रिकेटर हैं, और जगहों पर देखते हैं तो वहाँ पर भी क्रिकेटर हैं। जो मेंटोर्स हैं वो भी क्रिकेटर्स हैं, पांचों के पांचों मेंटोर्स भी क्रिकेटर्स हैं। फिर उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी क्रिकेटर हैं, मतलब अब्दुल रज़ाक भी क्रिकेटर हैं, वहाब रियाज भी क्रिकेटर हैं, वो मिसबाहुल हक, शोएब मलिक, सरफ, ये सब के सब क्रिकेटर्स ही हैं ना। तो फिर विजन का क्या मसला नज़र आता है आपको? देखिए, मुझे सिर्फ ये बताएं कि विजन कहाँ से आता है।
अगर क्रिकेट खेलने से अगर वियन आ जाता तो विव रिचर्ड क्यों वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड का सरबराह नहीं बना? अगर क्रिकेट खेलने से क्रिकेट आती है तो जो सचिन तेंदुलकर क्यों इंडियन क्रिकेट बोर्ड का सरबराह नहीं बना? अरविंदा डिसल्वा क्यों श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का सरबराह नहीं बना? और जो बाकी क्रिकेटिंग जो ग्रेड्स हैं वो क्यों उन कंट्रीज में ना वो हेड कोच बने, ना वो क्रिकेट बोर्ड के सरबराह बने, ना कुछ बने? मुझे सिर्फ ये समझा दें कि वियन आता किधर से है। विजन आपका आता है एजुकेशन से। आपकी एजुकेशन आपकी आती है, आपकी जो स्पोर्ट्स साइंसेज है उसकी आपको 18-20 साल की आपको डिग्री लेनी पड़ती है, तब आपकी दिमाग और आंखें हैं कि आपने साइंटिफिक जो स्टडीज हैं उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है प्लेयर्स के ऊपर, जो आपने मिनिमम आपने एफर्ट के जरिए मैक्सिमम रिजल्ट किस तरह लेनी है, मिनिमम एफर्ट के जरिए मैक्सिमम फिटनेस कैसे प्लेयर्स की बेहतर करनी है, उनकी रेंज चार्ट को कैसे बेहतर करना है, उनकी बायोमैकेनिक्स पे कैसे काम करना है, उनकी साइकोलॉजिकल लेवल पे कैसे काम करना है, उनके लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी कैसे बनानी है। तो आप वही गधे घोड़े को एक ही जगह रख के आंक रहे हैं, चाहे आप 50 साल और भी इस तरह के रोने रोते ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप एजुकेशन को नहीं लाएंगे। ये दुनिया। अच्छा, लेकिन ये जो अब्दुल रऊफ साहब कथा कलामी की मार चाहूंगा एक मत फिर करवा रहे हैं। आज 5वां T20 पाकिस्तान हारा है, शादाब खान को वाइस कैप्टन बनाया गया। अगर ये जो फैसले हुए हैं कप्तान और वाइस कप्तान के, और ये जो सिलेक्शन हुई है, आपको आप समझते हैं कि ये 26 के वर्ल्ड कप की और इस एशिया कप की तैयारी के लिए, और ये मेरिट यहाँ पर है, अगर एक्सपीरियंस को लिया जाता है तो तजर्बा है, उसकी बुनियाद पर ठीक किया फैसला? नहीं, कुछ भी नहीं है, ये टोटल है ही रॉन्ग है। उसको किस बेस पे वापस लाया गया? सारी नेपोटिज्म है, सारी करप्शन है, सारी ऑब्लिगेशन की गेम है। और फिर यही मैं बात बार बार कर रहा हूँ कि आपको डीप रूट्स का ही नहीं पता है, जो इनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जिनको ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी में डाला हुआ है। कोई अपनी अकेडमी चला रहा है, किसी का भाई अकेडमी चला रहा है, उसने अपने लड़के ऑब्लाइज किए हुए हैं, किसी का दामाद उधर हेड कोच लगा हुआ है, किसी का सुसर हेड कोच लगा हुआ है, किसी का सुसर मेंटोर लगा हुआ है, किसी का बाप खेल मेंटोर है तो बेटा अंडर-19 खेल रहा है, कोई खुद मेंटोर है तो जाके खुद वो 45 साल की उम्र में अपने आप को T20 में सिलेक्ट करा रहा है, कोई खुद मेंटोर है तो जाके कभी किसी टीम में अपने आप को सिलेक्ट करा देता है, कभी हेड कोच लग जाता है, कभी मैनेजर लग जाता है। तो ये फ्रॉड दुनिया में किसी जगह पे चलता है, सिर्फ पाकिस्तान में चलता है। इसी जरिए से ये शाहीन अफरीदी बार बार खेल रहा है, बगैर किसी परफॉर्मेंस के ये खेल रहे हैं। शादाब खान की सिलेक्शन मुझे बताएं, पिछले 4 साल की उसकी परफॉर्मेंस तो बताएं ना, कि किस बेस पे कहाँ पे उसने इंटरनेशनल या डोमेस्टिक में परफॉर्म किया जिसकी वजह से बार बार सिलेक्शन होती रहे, वापस आता रहा। आज आपने सुफियान मकीम की बॉलिंग देखी है तो कितना बड़ा जुल्म है इस सिलेक्शन कमेटी में और इस मैनेजमेंट में। एक रति बराबर भी शर्म हो तो पानी से डूब मरना चाहिए इनको, या इनको रिजाइन कर देना चाहिए कि उसने एक ही प्लेयर है जिसको बॉलिंग करना आती है, आपने उसको चैंपियन ट्रॉफी से भी ड्रॉप कर दिया, यहाँ भी सारे मैच बाहर बिठा दिए और आखिरी मैच खिला दिया। तो आपका जब विजन ही नहीं है, जो आपकी पॉलिसी नहीं है, आपने सारा सिस्टम ही इसी पे चलाना, ऑब्लिगेशन पे चलाना है, तो फिर उसमें फायदा ही नहीं है। आप फिर उसमें फायदा ही नहीं है जब आप सुफियान मुकीम का, जैसे राजा साहब अभी अब्दुल रऊफ साहब ने जिक्र किया कि आपने उसको चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं खिलाई, यहाँ भी सारे मैचेस बाहर बिठाए, एक मैच आपने उसको खिलाया, उसमें उसने परफॉर्मेंस दे दी है। तो ये तो कह रहे हैं अब्दुल रऊफ साहब कि ये सिलेक्शन ही पाकिस्तान की, इसकी बुनियाद ही ठीक नहीं है, खिलाड़ियों को जो इंतखाब हुआ है वही उसकी बुनियाद दुरुस्त नहीं है, वो मयार ही नहीं है। मयार तो है नहीं, ये जैसे मैंने बात शुरू की थी कि मयार तो है नहीं, वो तो नज़र आ रहा है। लेकिन मुझे बताइए, आप जो मयारी भी आते हैं, जिनके ऊपर पस मंजर भी है, उनकी रजवान की और बाबर आजम की बॉडी लैंग्वेज क्या है? मुझे बताएं। एक सिंपल मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो कप्तान है ना, अगर वो टीम को एक यूनिट के तौर पर लेकर नहीं चल सकता तो ही इज ए टोटल फेलियर। आपने रिजवान को भी देखा, बाबर आजम को भी देखा, वो जो टर्म्स कॉइन की हुई हैं आप लोग कहते हैं, वो बड़ी शर्मनाक किस्म की है कि फलाना ग्रुप है, फलाना ग्रुप है। पर दुनिया के तख्ते में, जैसे अभी रऊफ से भी जज्वी तौर पर जिक्र किया, किस मुल्क में साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक मैनेजर, साबिक चेयरमैन बैठ के क्रिकेट के हाईएस्ट ऑफ एक्सपर्ट पे बात करते जबकि उनको नहीं करनी आती या वो नहीं कर सकते? तो ये हमारे यहाँ ये भी हो रहा है। बहुत से लोग जो हैं वो दुरुस्ती हो सकती है कि अगर आप क्रिकेट ब्रॉडकास्ट के दौरान कुछ ऐसे लोग बिठा लें जो बता दें कि फलां पॉकेट में ये है, फलां पॉकेट में ये है, फलां पॉकेट में ये है। आपने रमज़ान में एक T20 टूर्नामेंट करा दिया, अब वहाँ पे सिर्फ मैं देख रहा था, हाफिज साहब सिर्फ 4 मरतबा, बेतहाशा 16 टीमें हैं, मैचेज हुए हैं, 4 मरतबा 200 का मैजिकल हिस्सा जो इनके लिए उन्होंने क्रॉस किया है। अच्छा, जो बिल्कुल कंज्यूम हसन अली कहीं नजर नहीं आते, वो टॉप विकेट टेकर हैं। तो इस पर देखना ये होगा कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की है, नॉट अबाउट द सिलेक्शन। सिलेक्शन जो है
इट्स इंपॉर्टेंट चीज। मुझे अच्छा, बताएं, ये जैसे आखिर में जी मुझे अब ये बता दें कि आप कौन सा इस वक्त शाहकार बाहर बैठा हुआ है जिसको आप ले आएंगे तो आपको एक रिलीफ महसूस हो जाएगा? नॉट एट ऑल, कोई भी नहीं है। ये सारा आपका एक माहौल क्रिएट हुआ है जिसका भी जिक्र किया गया कि इसमें नेपोटिज्म है, इसमें मिसमैनेजमेंट है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये सारी चीजें ऐसी हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि चेयरमैन साहब को क्रिकेट आनी चाहिए, वो वीटो पावर इस्तेमाल करें। जब उन्होंने कहा जाके इसको देखो भाई स्पिनर्स को शामिल करो, तो फिर मीटिंग करके आगे जिनका भी सिलेक्शन का आपने जिक्र किया है, वो तू मेरा हाजी मैं तेरा बगोयम वाली बात है, वो आगे जी नहीं बिल्कुल ठीक टीम है। सारा पाकिस्तान खैबर से कराची तक और एक्सपर्ट जो हैं वो ये बातें कर रहे हैं कि हमें स्पिनर्स चाहिए। इंडिया ने स्पिनर्स वहां पे शामिल कर लिया, हम यहाँ पे कर सकते हैं। सुफियान मुकीम could have done wonders, जैसे कि अभी जिक्र किया कि 2 for 6 in 2 overs, जब सारों को 18 रन बन रहे हैं हाफिज साहब, मुझे बताएं तो क्या तकलीफ थी उसको, उसमें क्या खूबी थी कि उसने सिर्फ आप आते ही उसने बोल्ड किया और क्लीन बोल्ड किया और फिर उसके बाद एक और विकेट हासिल की। फिर आप अपनी देख ले जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है आपके तमाम फील्डर्स की, वो क्या करते रहे वहां पे, क्या उनका आपस में तालमेल था? कुछ भी नहीं था। कुछ ये जो अभी रऊफ साहब, जब हम अब्दुल रऊफ साहब एक तरफ बात कर रहे हैं मॉडर्न डे क्रिकेट की, और जिस तरह राजा साहब ने हवाला दिया इस नेशनल T20 टूर्नामेंट का कि वहां पर 200 रन ही नहीं हो रहे हैं, दूसरी तरफ IPL को देखते हैं, हर दूसरे मैच में 250, 280 रन, 284 रन भी हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो क्रिकेट, जो हम डोमेस्टिक क्रिकेट करवा रहे हैं, वो तो कहीं मुताबिकत ही नहीं रखती ऊपर इंटरनेशनल क्रिकेट से। हम ये कहते हैं कि जो खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म है उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में भेज दें, लेकिन जिनको पाकिस्तान की टीम में शामिल कर रहे हैं उनके पीछे कोई डोमेस्टिक क्रिकेट ही नहीं है। देखिए बेसिकली जब तक आप अपने सिस्टम को स्ट्रांग नहीं करेंगे आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। आपको बेसिकली अपना जो टेस्ट क्रिकेट है उसको स्ट्रांग करना पड़ेगा, और टेस्ट क्रिकेट को स्ट्रांग करने के लिए आपको जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसको कम्पिटेटिव करना पड़ेगा। आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट की ही रोलिंग स्टोन बना दी है, आपसे कोई इवेंट करवाया नहीं जा रहा सक्सेसफुली। और बेसिकली प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अगर आप टेस्ट क्रिकेट की स्ट्रांग टीम हो तो फिर बाकी जो फॉर्मेट्स हैं उसमें इतना आपको प्रॉब्लम नहीं आता, और ना ही वर्ल्ड आपको इतना अंडर डाउन कंसिडर करती है। तो आप किसी ना किसी बेस पे वनडे में और जो T20 रैंक है उसमें आप अपनी पोजीशन ले लेते हैं। जिस तरह आपने देखा कि 2007 में जब पाकिस्तान की जो टेस्ट क्रिकेट की पोजीशन थी वो बेहतर थी, तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप भी जीत गया T20 का। और उससे पहले भी जब पाकिस्तान की जो टेस्ट टीम स्ट्रांग थी, उसके पास बॉलर भी थे, बैट्समैन भी थे, तो इवन के उस वक्त पाकिस्तान में इतना ज्यादा T20 का कोई माहौल भी नहीं था, इवेंट भी नहीं होते थे, मगर उसके बावजूद जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी वो बहुत बेहतर रही है। अब जब T20 फ्लॉरिश कर गया बहुत ज्यादा, और हमने अपनी सारी की सारी कॉन्सेंट्रेशन उसी जो 20 ओवर थी उस पर महदूद कर दी। हमने अपने क्लब क्रिकेट से लेके अपने स्कूल कॉलेज और अपना जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उसको भी इसी T20 में डाल दिया, तो हमारी जो बेसिक जो टेक्निक्स थी वो खत्म हो गई हैं, हमारी जो इनोवेशन थी वो खत्म हो गई है। हमारे जो प्लेयर्स में जो एक ओवरऑल एक जो टेस्ट होता है टेस्ट क्रिकेट का, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट से आता है, जिसमें उनके स्टैमिना का टेस्ट होता है, उनके एंडोरेंस का टेस्ट होता है, उनकी टेक्निक का टेस्ट होता है, उनकी हर चीज वहाँ पे टेस्ट होती है, वो जब चीज खत्म हो गई तो हमने 20-20 या 15-15 ओवर पे प्लेयर्स को पकड़कर पाकिस्तान टीम में डालना शुरू कर दिया, तो वो हमारा असल डिजास्टर था। अब देखिए कि हर जो क्रिकेट है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट है, उसके प्रोटोकॉल होते हैं। आप जो लड़के 20 ओवर के लिए सिलेक्ट करते हैं T20 से, ये टेप बॉल से आते हैं, इनका कोई लेवल नहीं है, ये 6 ओवर में आपका मैच खत्म करवा देते हैं। इनको बेसिक एथिक्स और मोरालिटी का ही नहीं पता कि आपने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी कैसी है। शर्ट इनकी बाहर होती है, इनको शर्ट पहनना ही नहीं आती बेसिकली, तो इन्होंने आगे इंटरनेशनल क्रिकेट क्या खेलनी है। तो इसमें हम डाउनफॉल पे जाते चले गए, और इसमें आगे हमारा मजीद डाउनफॉल आएगा जब तक हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट को, क्योंकि असल इशू क्या है, अब बार बार मैं क्यों रो रहा हूँ, अब मुझे पता है कि जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसके बगैर आप अपना सिस्टम ठीक कर ही नहीं सकते, और जो जब तक इनकम्पिटेंट और पैराशूटर यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रहेंगे, इसके जो पैनल है उसमें रहेंगे, आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट इंपॉर्टेंट हो ही नहीं सकते। वो इंपॉर्टेंस देने को तैयार ही नहीं है फर्स्ट क्लास क्रिकेट को, उनको ये ही नहीं पता कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। आपने देखा कि इंडियन क्रिकेट में जो उनके 3 टॉप क्लास प्लेयर्स थे, जो कि बहुत अरसे के बाद उन्होंने अपनी इंटरनेशनल टीम को दिए थे, जब उन्होंने वायलेट किया अपना फर्स्ट क्लास जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर था और उसमें जो अपना कॉन्ट्रैक्ट था उसको वायलेट किया, उन्होंने तीनों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया। तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड सारे इसी तरह के स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं। यहाँ पे हम बिल्कुल ही हमारी प्रायोरिटी में शामिल ही नहीं है हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट। हम जो थोड़ा सा हमारी विंडो मिलती है 15-20 दिन की, उसमें हम फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट करवा देते हैं और उससे जान छुड़ाते हैं, और जो पैसा बनाने का काम है T20 उसमें सारी जो एनर्जीज हैं वो झोंक देते हैं, जिसकी वजह से हमारा सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है वो तबाह बर्बाद हो रहा है। तबाह बर्बाद हो रहा है। राजा साहब, जैसे आपको लगता है कि अब पाकिस्तान की टीम को या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या पाकिस्तान के खिलाड़ियों को जो बड़ी टीमें हैं वो इतनी संजीदा नहीं लेंगी जो हालात हमारे हो चुके हैं? मुझे यूँ लग रहा है हाफिज़ इमरान साहब
कि हमारा ये 2025 में अब इसका माहौल देख रहे हैं ना, हमने इसके लिए तैयारी नहीं की हुई थी। वी आर नॉट फिट फॉर दैट। वो जो लक्ष्मी है उसको देख देख के ये बरंगे अख्ता हुए हैं, ये समझते हैं तू नहीं और सही और नहीं और सही। ये जो लड़के वहाँ पे गए हुए हैं, मुझे तो इनमें से अक्सर कुछ आवारा मनुष्य भी लगते हैं जो कहते हैं चलो ट्रिप हो गया, विंडो खुल गई, उधर जाओ लीग खेलो, उधर पैसे डालेंगे। ये जो नाइट होती थी, नहीं तो उनको मुंतखब कौन करता है ना राजा साहब? मुंतखब करने वाले, अब ये उन पे सवाल है कि उन्होंने वो एक जो डेडिकेशन डिटर्मिनेशन में इंडक्ट किया ये नहीं कि जब आपके हेड कोच भी ये कह रहे हैं, आपके मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, जब कह रहे हैं कि जनाब नहीं जी खेलोगे तुसी, उनको कहो नहीं तुम्हारे बंदे बंदा चढ़ा हुआ है, कम अप विद द परफॉर्मेंस। जब उनको पता चल गया, अब वो देखे, मैं उस दिन कहना नहीं चाह रहा था, आपसे मेरी मुलाकात हुई जब प्रोग्राम में, वो जो हुसैन नवाज हैं, हसन नवाज जो हैं, वो मिड विकेट भी उनसे मिडल नहीं हो रही। अच्छा, फिर उनका ये वाला हिस्सा है, ये वजन आगे डालते नहीं थे। मुझे पूरा पता था कि इनको इन्होंने यहाँ से पकड़ना है और पॉइंट पे इनका कैच हो जाना है। वो बड़ा एक तरन वाला है। देखे उनके पास जो डेडिकेटेड किस्म का वीडियो एनालिस्ट है ना, वो हर प्लेयर उसके पास जाके एक इन्फॉर्मेशन ले सकता है। अब आपके साथ भी वीडियो एनालिस्ट गया हुआ, आज जिस तरीके से हारिस रऊफ साहब बाउंड्री लाइन के अंदर खड़े हुए, जितनी बातें बनाते हैं, ये मुझे 30 साल पहले भी फॉरेन कोच ने बताया था कि जब आप हिट लग गए तो यू कैन गो इजी, 2-3 कदम पीछे चले जाए, आगे आना आसान होता है। उसके बाद उन्होंने मौसूफ ने कैच ड्रॉप किया, छक्का भी करा, फिर पीछे देखते कि अच्छा ये 3-4-5 फुट में अंदर खड़ा हुआ था, कोई बात नहीं, क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। उनको पता है कि मेरी पोजीशन जो है ना वो मुस्तकिल। दूसरा, आपने इंडिया की बात की ना, अब ये सारे दुनिया जहान के गम में बार बार कहता हूँ, क्रिकेट बोर्ड ने अपने जिम्मे लिए हुए। आप पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन, आप महाराष्ट्र में चले जाएं, आप जहां जहां एसोसिएशन हैं वो तगड़ी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हैं, और अगर उनको बीसीसीआई कहे कि हम वहां पे डॉग लगाएंगे, वो कहे खबरदार, हम तुम्हें ऐसा मजा चखाएंगे, हम तुमसे ज्यादा डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हैं, और सारा पैसा वहां डिस्ट्रीब्यूट होता है। हमारे जो बोर्ड के लोग कह रहे हैं ना कि हमारे पास 3 अरब रुपए हैं, वी आर द थर्ड रिचेस्ट, ये सारा ढोंग है, ये पैसे उनके हैं जिन्होंने कन्वर्ट अपने ऊपर कर लिए हुए। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि इनके आपस में लड़ाई शुरू हो जाए, कुछ ऐसा सिलसिला शुरू हो जाए। जब तक आपके यूनिट जो हैं वो अपना काम नहीं करेंगे, आप टैलेंट हंट शुरू कर देंगे। अब टैलेंट हंट का ऐलान हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ कि आपके सिलेक्टर क्रिकेट बोर्ड के जाके रीजन की टीमें सेलेक्ट करते हैं। भैया आपका काम नहीं है, उनको अलाउ करें, उनको डेवल्यूट करें, और आप जब तक ये क्रिकेट को फैलाएंगे नहीं, उनको कहेंगे अपने अपने हिस्से का काम ना करो, आप कैसे लाखों करोड़ों लोगों को मैनेज कर सकते हैं? राजा साहब, आपने हसन नवाज का तो जिक्र किया, लेकिन कप्तान की तो परफॉर्मेंसेस बड़ी अच्छी रही हैं, बैसियत बल्लेबाज तो उन्होंने बड़े रन किए हैं। ये आपने दुरुस्त कहा, मैंने इनको देखा था पहली मरतबा तो मेरा इनका बारे में अच्छा इंप्रेशन था, लेकिन अब वो क्या है, इनको एक टीम दे दी गई है। ये कोई हुक्म बरदार किस्म के कप्तान है, शरीफ इंसान है, अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, लेकिन अगर वो जो कप्तान हम एक्सपेक्ट करते हैं वो कहेगा जी ये मेरे साथ बैठ के टीम बनाए ना, मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, होना यही चाहिए कि इसको साथ बैठाया जाए, इनकी राय ली जाए, और जो चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर है वो अनाउंस होना चाहिए। वो बोर्ड अनाउंस ट्रेडिशनली करता रहा, वो चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर भी अनाउंस नहीं किया। अब उसमें भी पता नहीं कौन बीच में दीदा या ना दीदा किस्म के हाथ हैं जो उसके अंदर को टीम के अंदर को किसी को डालते हैं, किसी को निकालते हैं, ये भी समझ में नहीं आती। और ये जो टीम जिसका ऐलान किया गया है, इसमें कतई नजर इसके कि ब्लू आइड भी हैं, लेकिन जो कुछ भी है, वो जो नहीं, वो कौन आपको है? आप सारा दिन उनकी बात करते हैं, बात सिर्फ ये नहीं, आप वनडे की बात कर लें। राजा साहब, आपके ख्याल में कौन है? देखिए वो चहीते कौन है? अब देखें ना, अब शादाब के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं। नूर नजर कौन है? वो अब उनका देखा, उनका भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो गई है। हाँ। और वैसे उनकी कोई जस्टिफिकेशन टीम में नहीं बनती। आई एम टेलिंग यू, वो जिस किस्म की बॉलिंग करते हैं, अब उनको एक कर दिया गया, फिर अब पहुंच जाएंगे वहां पर बड़ी जल्दी। राणा साहब भी, फहीम राणा साहब भी, फहीम अशरफ जो है, उनके बारे में भी है कि अच्छा उनकी परफॉर्मेंस देख लेना आप। अच्छा, ये चीजें सारी अपनी जगह है। मैं तो ये कह रहा हूं कि जब आपकी डिलीवरेंस है दैट वेरी डे, दैट वेरी मोमेंट, अब वो देख ले आज हुआ। लेकिन राजा साहब, एक और सवाल यह है कि क्या किसी को कोई एहसास है कि पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ हो क्या रहा है? ये बड़ी जबरदस्त वो हल्के जो अहमियत रखते हैं, वो राहदारियां जो बासर हैं, जिनकी सोच अगर ये हो कि पाकिस्तान की क्रिकेट का कुछ ख़राब हो रही है, तो वहाँ पर तो मेरा ख्याल है ये आपके इसमें चैन की बात, ये एक और एस्पेक्ट है। अच्छा, इसमें अब हर शख्स को अपने तौर पर देखे ना, देयर इज नो पर्सन लाइक इजाज बाट इन लाहौर। कराची में भी कोई वो मुनीर हुसैन या वो साहब आवाज बुलंद करते थे, अब वो सारे यहाँ पर भी मरहूम अब्दुल कादिर बहुत आवाज बुलंद करते थे। अब देखें, वैसे अगर अब्दुल कादिर आज होते तो उनका भी सनी लॉ खेल रहा होता। हाँ। लेकिन अब ये भी तो है ना, लेकिन नहीं, वो ऐसे नहीं थे, वो तो उन्होंने अपने बेटे को निकाला। एक स्टोरी है। हाँ। बात ये है कि अब सारी सूरत हाल ऐसी है कि हर शख्स जिसको अपना किरदार अदा करना चाहिए था ना, वो कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में आ गया। क्योंकि जो एक और इशू है कि जैसे हमारा देखिए नेशनल मूड है ना, वैसे क्रिकेट पर भी उसके असरात शैडो पड़ा है।
ठीक है, वो जो एक हक और सच की बात करने वाला, अगर कोई अव्वल तो है ही कोई नहीं, अगर कोई है फिर उसके साथ आपको पता है क्या कुछ होता है। और क्रिकेट में भी चीज़ें चल रही हैं, कुछ हादसा कुछ वाक़यात आपको भी पता है, आप उनके जानने वाले भी हैं। उन्होंने किसी ने आवाज़ बुलंद की तो उनको हमेशा हमेशा के लिए कहा जी आप तो, किसको आपको पता है, आप उनको प्रोग्राम में बुलाते रहे, आप सब छोड़ें। नहीं, कौन रहा है? मैं क्यों कौन है ना रहा है? नहीं, आप नुमान भट्ट की बात कर लेना, जब क्वेटा में इजलास हुआ था। अच्छा, मैं नहीं कहता उन्होंने सही किया या गलत किया, उन्होंने आवाज़ बुलंद अपने तौर पर की। उनको समझाया जा सकता कि आप ऐसा मत करें, कि उनको पाबंद कर दिएगा कि आप दोबारा क्रिकेट में। उनकी पाबंदी खत्म हुई, उनका इलेक्शन ही नहीं हो रहा, 2 साल हो गए हैं। अब ये देखें ना, ये जो तगड़ी एसोसिएशन कम से कम मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, कराची और पिंडी, सियालकोट, ये अच्छा सियालकोट देखें अब तो खैर बाहर हो गई है। सियालकोट के कहां से बाहर हो गई? ये T20 हाँ जी, लाहौर ने मैं उनको हराया। मेरा आई एम नॉट श्योर, लेकिन मेरे लगता है उन्होंने उनको ही हराया। लाहौर ने सियालकोट, हाँ, वो बड़ा बहुत बड़ा, आपको पता है वो तो इंडिया भी टूर करने लगे थे जब हमारे ताल्लुकात ठीक थे। तो एक बड़ी तगड़ी एसोसिएशन थी। अब हर जगह बिगाड़ पैदा हो रहा है और ये इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे अनलेस एंड अनटिल आप, हमारे चेयरमैन साहब जो हैं वो बैठ कर, अखलास वाले उनकी नीयत पर मुझे शक नहीं, लेकिन अमल में जाहिर है कि उनको आगे किरदार का गाजी बनना पड़ेगा। मीटिंग्स कर रहे हैं वो। अब ये है कि थोड़ी सी तब्दीली लेकर आए। दूसरा मैं देखें, अब जैसे अभी जिक्र कर रहे थे अब्दुल रऊफ भी, मैं ब्यूरोक्रेट्स जो इनके खिलाफ नहीं हूँ, और ये पढ़े लिखे लोग होते हैं और पाकिस्तान के बेहतरीन दिमाग होते हैं। क्रिकेट और चीज़ है, क्रिकेट के अंदर जब तक आपने क्रिकेट खेली नहीं, जो क्रिकेटिंग मैटर है, नवाज सुखेरा साहब को ले आते, फिर वो क्रिकेट तो खेले हुए हैं ना। वो देखे वो उनका सुखेरा साहब, उनके भाई भी खेलते हैं क्रिकेट। कम से कम उन्होंने वो मजांगलिंग की यादव की तरफ से कोई फर्स्ट क्लास भी खेली हुई है। तो वो आगे आ जाएं। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने क्रिकेट खेली, अच्छे कुछ लोग ऐसे भी हैं जैसे शाहिद मलिक साहब हैं, जैसे आपके मोइन अफजल साहब हैं। पिछले 50-50 साल से ग्राउंडों के अंदर जाके, अब मोइन अफजल साहब की माशाल्लाह देखें कि उन्होंने 40-51 का टेस्ट मैच भी लाहौर में देखा हुआ अपने सामने, 49 के भी क्रिकेट देखी हुई है। वो एमसीसी के मेंबर भी हैं, वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, उनसे भी राय ले लें आप। अब ज़ाहिर है कि एज की साइड पर एक हल्का ये भी कहता है कि सेठी साहब को चेयरमैन बना दें। वैसे मैं बताऊँ, ये मैं जब वो गए थे मुझे बड़ा दुख हुआ था, आई टेल यू, कि वो उसमें उनमें क्रिकेट उनकी स्किल सीख ली हुई थी वो, और वो एक कारोबारी आदमी है, फिर पस मंजर कैम्ब्रिज का है, फिर ही इज मैरिड इन अ गुड हाउस, वहाँ से भी उनको एक इल्म की उसकी दौलत मिली है। लेकिन अब हम ये करें कि जी इनको निकाल के उनको ले जाएं, तो ये भी बात। लेकिन सेठी साहब ने देखें जी, यहाँ पर लाने में पाकिस्तान में वो वेल कनेक्टेड आदमी है, वेल वर्स्ड आदमी, और उन्होंने पूरा टाइम भी दिया। तो अब ये चीज़ें ऐसी हैं। लेकिन राजा साहब, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपकी सलाहियत मशकूक है, आपकी इमेज पर सवालात, साख पर सवालात उठ रहे हैं, लोग आपको गैर संजीदा समझना शुरू कर दें, आगे बढ़ सोचना बंद कर दें, तो ये जो पाकिस्तान में क्रिकेट 2017 से जब पहला PSL का फ़ाइनल लाहौर में हुआ और उसके बाद मरहलावार हम पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई और हाल ही में हमने चैम्पियंस ट्रॉफी की मेज़बानी की, तो ये तो सारी मेहनत फिर रायगा हो जाएगी। देखिए, वैसे बावजूद इसके कि हमारे साथ हुआ क्या, 10 साल क्रिकेट नहीं हुई, बड़े बड़े हमें कुचोके लगे हैं। अच्छा, ये हाफिज़ साहब, ये मैं आते हुए सोच रहा था, देखिए रमज़ान है, हमने 52 और 54 में जब हमने 2 क्रिकेट में फतवात हासिल की, तो हमारे मुल्क में ईद से ज़्यादा खुशी मनाई गई थी। हम लुटे पुटे, हमारे वहाँ से महाजर आए थे, सब मेरिट पे टीम बनती थी ना जी। वो मेरिट, वो देखे कारदार जैसा एक पिलर था। आज अब देखें, एक और चीज़ है, ये जो आज की बात, हर शाख में मिडजॉकर बैठा हुआ, नहीं तो वो तो ये मिडजॉकर इसका दौर। मुल्क बाबाए कौम है, कायदे आज़म, शायर मशरिक़ हैं, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, स्टेडियम कज़ाफ़ी साहब के नाम पे है, और 2 एंड जो हैं, एक अल्लामा इकबाल के नाम कर दिया है। यार वैसे इनको तो आप बात करते हैं हाफिज़ साहब, शुक्र है कि आपका कोई तहरीक पाकिस्तान से, नज़रिया पाकिस्तान से थोड़ा सा लिंक रहा है। ये देखिए वैसे कितनी बर्बादी है कि 2 एंड, यानी उन्होंने तुसी 2 एंड देते हैं बड़े बंदियां नूं, स्टेडियम कैसे हो देना, VVIP स्टैंड कैसे हो देना, और एंड इज सब्जेक्टिव। बार बार इनको कर चुके हैं कि यार ये एंड जो होता है ना, उस जगह से मंसूब होता है, अच्छा, ये मशवरे कौन दे रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रही। मशवरे कौन दे रहा है, इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे, उस बंदे को, उस मुशावरती कमेटी को ढूंढने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब आपका, आप तशरीफ़ लाए। जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान दौर का जोड़ की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना ख्याल रखें, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।